हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल शुरू किया था अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में हमने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्रतिनिधि सभा को शुरू किया था। तो प्रतिनिधि सभा क्या है, वो कौन कौन से कार्य करती है, आज हम उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। आप सब जानते हैं कि प्रतिनिधि सभा क्या है। तो जैसा हमें पहले से ही ज्ञात है कि अमेरिका भी द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को अपनाता है, जिसका अर्थ होता है संसद को दो भागों में बांटना। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं और कांग्रेस का निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन है सीनेट। तो कल हम इस सब बातों को जान चुके हैं। तो प्रतिनिधि सभा किस रूप में कार्य करती है, प्रतिनिधि सभा का क्या विशेष भूमिका रहती है उसकी संविधान के क्षेत्र में और अमेरिका की शासन व्यवस्था में, उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चार्ट के माध्यम से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद में हमने प्रतिनिधि सभा को शुरू किया था, कांग्रेस को शुरू किया था और उसमें हम प्रतिनिधि सभा के कार्यों को पढ़ रहे हैं। तो प्रतिनिधि सभा के कार्य, जैसा भारत का जो निम्न सदन है वो लोकसभा है, तो अमेरिका का निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है। और वो कौन कौन से कार्य करती है, तो उसमें से पहला कार्य है विधायी कार्य, संवैधानिक संशोधन की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति, न्यायिक शक्ति और अन्य शक्तियां। तो इन 6 शक्तियों को, जो प्रतिनिधि सभा की शक्तियां हैं और लगभग सीनेट की भी समान शक्तियां ही होती हैं अमेरिका में। तो कुछ एक शक्तियों में वो उच्च सदन है, इसलिए कुछ एक शक्तियां उसकी अतिरिक्त होती है। लेकिन इस प्रश्न को तैयार करने के बाद एक प्रश्न से 2 प्रश्न याद हो जाते हैं। किस रूप में कि यदि हम ये प्रश्न आता है कि अमेरिका की संसद के सदन, अमेरिका की संसद की उच्च सदन की शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो पहले तो आपको वही बताना है कि अमेरिका की संसद क्या है, उसके कितने सदन है, कौन सा सदन निम्न सदन है, कौन सा उच्च सदन है, यानी भूमिका सेम है दोनों की। उसके बाद में जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो 6 शक्तियां तो ये है ही, उसके अलावा कुछ अन्य शक्तियां जो सीनेट में अधिक है, लेकिन लगभग समान शक्तियां हैं। तो आपके सीनेट की शक्तियां आए या प्रतिनिधि सभा की शक्तियां आए, आपका आंसर लगभग एक सा ही चलता है। तो हम पढ़ते हैं पहली शक्ति, विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार समस्त विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित है, जिसका प्रयोग प्रतिनिधि सभा व सीनेट समान रूप से करती है। ऐसा अमेरिका के संविधान में ही लिखा है कि संविधान के अनुसार समस्त विधायी शक्तियां किसमें निहित है, कांग्रेस में, यानी संसद में, जिसका प्रयोग कौन करता है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से उसका प्रयोग करती है। विधायी शक्तियों की जब बात आती है तो कांग्रेस संविधान में उल्लेखित विषयों के अतिरिक्त अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य करता है कि जो संविधान में लिखित है, क्योंकि हमें मालूम है ये छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान है, इसमें तो मुख्य बातें ही संविधान में लिखित है, बाकी उन अंतर्निहित विषयों पर भी प्रतिनिधि सभा कानून बनाने का कार्य करती है। दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने के बाद ही कानून बनता है कि विधेयक कोई सा भी हो, लेकिन दोनों सदनों में अलग अलग पारित होने के बाद ही वह विधेयक कानून का रूप लेता है। लेकिन एक विशेष बात है कि वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही पारित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं। कि ये प्रश्न आपको याद रखना है बीए सेकेंड ईयर के हिसाब से भी और जीके के हिसाब से भी, कि धन विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही पारित किए जाते हैं, किंतु सीनेट इन विधेयकों में संशोधन अवश्य कर सकती है और गैर वित्त विधेयक को भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन विधेयक का दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक होता है। तो दोनों सदनों में
ये पारित होने के बाद ही कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण करता है, हमें ज्ञात है। ऐसा ही भारत में भी यही व्यवस्था है। लेकिन केवल धन विधेयक ऐसा है जो केवल प्रतिनिधि सभा में ही पारित किया जा सकता है, सीनेट में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, सीनेट इतना अवश्य कर सकती है कि यदि कोई भी विधेयक जो पारित हो चुका है प्रतिनिधि सभा से, वो उसमें संशोधित कर सकती है उसे, लेकिन रद्द करने का अधिकार उसे नहीं है, संशोधित करने का अधिकार उसके पास होता है। दूसरी शक्ति की ओर बढ़ते हैं, दूसरे कार्य की ओर, तो संवैधानिक संशोधन की शक्तियां जो होती हैं वो भी प्रतिनिधि सभा के पास होती है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा अपने अपने सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही संविधान में संशोधन का कार्य किया जा सकता है। तो वही व्यवस्था है संवैधानिक संशोधन की जो भारत में है कि दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तभी वो कानून का रूप धारण कर सकता है। 2/3 बहुमत का अर्थ होता है कि जैसा 400 सदस्य हैं लगभग, तो 435 सदस्यों में से लगभग 300-325 सदस्य, यदि उसमें 300 सदस्यों का यदि बहुमत से वो पारित हो जाता है तो फिर वो कानून बनने के योग्य बन जाता है। अगला कार्य है कार्यपालिका शक्तियां। कौन सी शक्ति है जो प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका शक्तियों के रूप में प्राप्त है? पढ़ते हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि सभा को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। पहली शक्ति, प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर सकती है, और दूसरी शक्ति है वह अपनी स्थायी व विशिष्ट समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन या संघीय न्यायपालिका के कार्यों की जांच कर सकती है। तो पहली तो क्या है कि कभी भी जब युद्ध की घोषणा होती है तब प्रतिनिधि सभा की विशिष्ट शक्तियां उसके काम आती हैं कि युद्ध कौन से राष्ट्र से युद्ध करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, तो प्रतिनिधि सभा उसकी जांच करता है, गारंटी देता है, उसके बाद ही युद्ध प्रारंभ होता है। और दूसरी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो दूसरी शक्ति कि यह स्थायी और विशिष्ट समितियों का निर्माण कर सकता है कि जब भी कोई विशेष कार्य होता है प्रतिनिधि सभा के तरफ से तो वो एक जांच कमेटी का निर्माण कर सकता है, एक विकास समिति का निर्माण कर सकता है जो प्रमुख मुद्दों को बारीकी से या गहराई से जानने पूछने के बाद ही अपना अंतिम निर्णय देती है। और ये निर्णय की जो जांच है वो न्यायपालिका के साथ होती है कि उस कमेटी में न्यायपालिका के सदस्य भी शामिल होते हैं और न्यायपालिका उसके साथ रहती है कि कहीं कोई न्याय का कोई अंश उसमें ना आ जाए। अगली शक्ति है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति। कि भारत के अनुसार या भारत से विभिन्नता रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो यदि ऐसा हो कि कभी उम्मीदवार, जैसे 5 उम्मीदवार या 6 उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के लिए, और उस पद में से 3 लोग या 4 लोग ऐसे हैं जिनके मत बराबर हैं, यानी टाई हो जाती है, 2 में, 3 में, 4 में, हो सकता है, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। तो ऐसे समय में क्या करती है प्रतिनिधि सभा का मुख्य रोल आता है कि वो प्रथम 3 राष्ट्रपति जो होते हैं, जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित क्षेत्र में भागीदारी निभा रहे हैं, तो प्रथम 3 बराबर वालों को आप लेके उनके नामों को लेकर और उनकी इफ एंड बट देखकर कि किस व्यक्ति ने कितना योगदान दिया है राष्ट्र की उन्नति समृद्धि के लिए और किन किन कार्यों में,
उसने अपनी सहभागिता दी है और सारी की सारी जानकारी लेकर पूर्ण रूप से फिर वो राष्ट्रपति को का जो नाम नामित करती है उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, परंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करती है। अगला है न्यायिक शक्ति या न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति व न्यायिक शक्तियों को जब हम बात करते हैं तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आ जाता है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे भारत के पदाधिकारियों की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं या सेनाओं के सेनाध्यक्ष जो होते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष होते हैं, बड़े बड़े आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष जो होते हैं, उन सभी को जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उन सब की नियुक्ति के बाद यदि उन पर कोई आरोप लगता है, महाभियोग लगाया जाता है, तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य दोनों अलग अलग अपनी जांच के द्वारा या विशिष्ट जानकारियों के द्वारा अपनी राय को प्रकट करते हैं और जब उनकी राय संबंधित अधिकारी के विरुद्ध हो जाए यानी महाभियोग स्वीकार कर लिया जाए तो फिर प्रतिनिधि सभा और सीनेट मिलकर उस पदाधिकारी को पदमुक्त कर देती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी पूर्ण रूप से अपने आप में उसमें शामिल रहता है। अंतिम शक्ति है अन्य शक्तियों के रूप में। यदि हम बात करते हैं कि अन्य शक्तियां क्या हैं, तो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है और ऐसे किसी व्यक्ति को भी दंडित कर सकती है जिसके व्यवहार से सदन की कार्यवाहियों में प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप अथवा बाधा उत्पन्न हो रही हो। अपनी कार्यप्रणाली, सदस्यों की योग्यताएं, चुनाव, विवादों का निर्णय प्रतिनिधि सभा के कार्यों द्वारा ही पूर्ण होता है, जिसे वह अपने स्तर पर सुलझा लेती है। कि जो व्यक्ति है जिनकी कार्यप्रणाली अपनी योग्यताओं के अनुसार वो आ तो जाते हैं प्रतिनिधि सभा में, लेकिन प्रतिनिधि सभा में आने के बाद यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो लगातार किसी नियमों का उल्लंघन कर रहा है या फिर अपनी समस्त क्षमता देश की उन्नति में लगाने के बजाय अपने कार्य क्षेत्रों को और अधिक या अपनी प्रतिभा को और अधिक बताने की कोशिश कर रहा हो, जिससे क्या हो रहा है कि राष्ट्र की कार्यवाहियों में या प्रतिनिधि सभा की कार्यवाहियों में लगातार हस्तक्षेप महसूस किया जा रहा है या फिर उससे कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर प्रतिनिधि सभा कुछ प्रतिबंध लगा देती है और प्रतिबंध लगाने के बाद उस व्यक्ति को पद मुक्त भी किया जा सकता है। लेकिन जो छोटी छोटी कार्यवाहियां होती हैं, अन्य कार्यवाहियों में प्रतिनिधि सभा उन समस्याओं को स्वयं ही सुलझाने का प्रयास करती है और यदि कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाती है किसी कारणवश, तो वो अपने लेवल पर उसे सुलझाने का प्रयास कर लेती है। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया कि प्रतिनिधि सभा विशेष रूप से कौन कौन से कार्य करती है और उसके मुख्य मुख्य कार्यों को हमने इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर पढ़ लिया था।